और इसी के चलते आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और स्वास्थ्य को लेकर हमने बृहद रूप से चर्चा की है। पैनलिस्ट के तौर पर 3 मेहमान हमारे साथ में मौजूद थे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ में मौजूद होंगे धर्मराज सिंह चंदेल जी, राजेश कुमार चंद्रा जी, दीनदयाल यादव जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। शिक्षा को लेकर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे कि क्षेत्र में शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और शिक्षा की क्या कुछ क्षेत्रीय स्थिति है, सभी को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे साथ में मंच पर पैनलिस्ट के तौर पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सदस्य और मेहमान मौजूद थे और अब बात होगी शिक्षा की। तो दोस्तों, अब मैंने जैसे पहले कहा था कि स्वास्थ्य जो है उसके साथ साथ शिक्षा भी, अगर हमको किसी भी राज्य में किसी भी देश में जाकर देखना हो कि उसकी खुशहाली क्या है, तो वहाँ की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े साफ सुथरे सड़क वहाँ के विकास को नहीं बताते। दरअसल बताते हैं कि वहाँ के स्कूल कितने अच्छे हैं, वहाँ बच्चों के शिक्षा का स्तर कैसा है, वहाँ पर अस्पतालों में किस तरह की सुविधा है, वहाँ लोग उस तरह की सुविधाओं के लिए जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, और शिक्षा में हमारे राज्य में बहुत सारी चीजें, अभी नई शिक्षा नीति भी आई है और बहुत सारा नवाचार हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस राज्य में आत्मानंद जो विद्यालय हैं उनके जरिए एक नई बात हुई है कि अंग्रेजी शिक्षा को लेकर महत्ता बढ़ी है। पहले ये तय हुआ था कि वो विधानसभाओं में होंगे, एक एक विधानसभा में होंगे, तहसील में होंगे। तो पहले 90 की बात हुई, फिर 146 की बात हुई, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और आज हर बड़े गांव में लोग चाहते हैं कि आत्मानंद विद्यालय खुले। अब सवाल यह है कि आत्मानंद विद्यालय खुले और बाकी विद्यालय भी हैं, तो बाकी विद्यालय कैसे हैं? अभी जब बीच में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक सर्वे हुआ था, तो उस सर्वे में बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आए थे कि बच्चों की जो शिक्षा का स्तर है, 5वीं का बच्चा पहली क्लास के स्तर को कर रहा है, 8वीं का बच्चा 5वीं के स्तर को नहीं छू रहा है, और बीच में यह कहा गया कि चूंकि एग्जाम नहीं हुए थे तो बच्चे उस तरह से तैयार नहीं हुए। तो हम चलिए जांजगीर जिले में शिक्षा को लेकर, कभी एक बार जांजगीर जिले का नाम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब भी हुआ था, क्योंकि वो कोई एक वजह थी और बाद में उसको लेकर बड़ा हल्ला मचा था। तो जांजगीर जिले में पहले ये कहा जाता था कि कुछ जिले छत्तीसगढ़ में शिक्षा में नकल कराने के लिए बहुत, जिनका नाम बहुत फेमस हो गया था, उनमें ये जिला भी आ गया था। एक समय था, बाद में धीरे धीरे इस जिले ने के लोगों ने अपनी प्रतिभा से, अपने हुनर से, यहाँ के शिक्षकों ने, अभिभावकों ने इसकी तस्वीर को बदलने की कोशिश की। तो क्यों ना हम सबसे पहले ये जाने कि यहाँ पर किस तरह की शिक्षा है। तो विद्या भारती स्कूल सुकली के जो प्रिंसिपल हैं धर्मराज सिंह चंदेल साहब, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि वो यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है, बच्चे जिस तरह पढ़ रहे हैं और जो तब्दीली आ रही नई शिक्षा नीति के बाद, उन सबको वो किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले मैं जनधारा मीडिया ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से मेरे को शिक्षा के संबंध में कुछ बातें बोलने के लिए यहाँ पर मेरे को सूचित किए। मैं, जैसा कि सुभाष जी अभी बात किए कि जांजगीर जिला नकल कराने के लिए पहले प्रसिद्ध था, उसमें मैं भी उसमें शामिल था। सन 89-90 से मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ था और एक संस्था के प्राचार्य के रूप में मैं भी कार्यरत था। और ये सही बात है कि जांजगीर जिला पहले नकल के लिए जाना जाता था और इसमें पहले जो शिक्षा और स्कूल जो था, ये नकल के कारण गांव-गांव, घर-घर में विद्यालय संचालित होता था। कुछ बच्चे नकल में पास होने के लिए ये स्कूल को, ऐसे स्कूल को चुनते थे जहां पर नकल होता था। लेकिन धीरे धीरे एक कांड, जैसा जी सुभाष जी बताए, कोराबाई का कांड यहाँ पर फेमस हुआ
जिसके बाद यहाँ पर नकल पर प्रतिबंध हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में सेंटर बंद हुआ, बोर्ड परीक्षाएं बंद हो गई और इसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे अभिभावक और छात्र रुचि लेने लगे। मैं 12 साल अन्य स्कूल में काम किया। उसके बाद 2005 से मैं स्वयं अपना 3 सहयोगी जो बेरोजगार थे और शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे और दूसरे स्कूल में काम करते थे, उनका मैं सहयोग लिया और अभी भी सहयोग है। और 2005 से अपना विद्या भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचेड़ा सुकली जो केरा रोड में अवस्थित है वह अभी संचालित है। मैं जो गलतियां पिछले संस्था में जो थी उस गलती को दूर करते हुए मैं धीरे धीरे अथक प्रयास करके और शिक्षा के क्षेत्र में एक चीज बहुत मैं चीज बताना चाहता हूं आपको। चिकित्सा और शिक्षक और चिकित्सक यदि अच्छे हैं तो कहीं भी वो विद्यालय संचालित हो वहां पर दौड़ के विद्यार्थी और मरीज वहां पर पहुंच ही जाते हैं। बीच में है, 10 गांव के बीच में है, वहां आसपास 2 किलोमीटर में कोई गांव नहीं है, फिर भी वहां पर अभी 550 विद्यार्थी अभी अध्ययनरत हैं। 2005 से संचालित है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में और नकल के मैं कट्टर विरोधी था पहले भी और अभी भी। सुकली हाई स्कूल में, शासकीय हाई स्कूल में सेंटर है, लेकिन अपना विद्यालय का सेंटर जांजगीर में है। मैं कभी प्रयास नहीं किया कि यहाँ सुकली में मेरा सेंटर हो। यदि सुकली में सेंटर होगा तो कई अभिभावक या विद्यार्थी ये चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ नकल होगा। मैं जो प्रवेश लेते हैं या अभिभावक आते हैं, पैसे के लिए कभी मैं उनको झूठा आश्वासन नहीं देता कि मैं आपको यहाँ पर प्रवेश ले लूंगा और पास कर दूंगा। मैं परीक्षा यहाँ होगी, जांजगीर में पढ़ना है तो यहाँ पढ़ो, और इसी कारण मैं पिछड़ा हूँ। मेरा विद्यालय अभी भी हर साल जो विद्यालय है वो ऊपर शेड है, हर साल उड़ता है वो शेड, और उसको फिर से खर्च करके उसको विद्यार्थी जब जून में स्कूल खुलेगा तो उसको हर साल बनवाते हैं। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि यदि शिक्षक यदि ईमानदारी से काम करेगा तो कोई भी विद्यालय में विद्यार्थी की कमी नहीं होगी। और एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2016 में अपने विद्यालय से 12वीं की छात्रा भारती राठौर टॉप 10 में थी। नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में 2012-13 में नवोदय विद्यालय में चयन हुआ, और 14-15 जो गत वर्ष 3 वर्ष पहले 9वीं कक्षा में नवोदय विद्यालय में एक छात्रा की प्रवेश हुई है। मैं यही मेरा वेतन है समझता हूँ, और यही काम मैं 35 वर्ष से कर रहा हूँ, और इसमें किसी भी प्रकार से कोई विद्यालय यदि अपना मान सम्मान यदि रखना चाहता है या कोई संस्था यदि सुचारू रूप से संचालित करना चाहता है तो वहाँ स्वयं शिक्षक के और शिक्षा के प्रति उसका उत्तरदायित्व है कि वह उसकी गुण चीज को और विद्यार्थी के हित के लिए काम करे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी। तो जैसा मैंने पता नहीं नकल को लेकर मैंने बात की और आपने उस बात को कहा कि हाँ कि कभी इस तरह होता था, पर हम जानते हैं कि नकल हर जगह काम नहीं आती है। और नकल ने ये नुकसान किया कि उस समय लोग शिक्षाकर्मी बन रहे थे तो मेरिट पे बन जाते थे शिक्षाकर्मी, तो बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ कि जो लोग नकल करके पास हो गए थे और जिन्होंने मेरिट में आ गए थे वो बहुत शिक्षाकर्मी बने, और उसको बाद में समाज को समझ में आया कि यदि ये हमारे बच्चों के टीचर होंगे तो
हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा, और धीरे धीरे लोग इस पे सतर्क हुए। मैं चाहूंगा कि राजेश कुमार चंद्रा जी जो TCL कॉलेज जांजगीर में हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो भी संक्षेप में अपनी बात रखें। चालू है। धन्यवाद बेसरा जी। सुभाष की बात जांजगीर चांपा के साथ इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि शिक्षा का स्तर, आज अगर हम शिक्षा की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है, हर व्यक्ति सपने देखता है कि वो चाहता है, गार्जियन भी सपने देखता है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, कलेक्टर बन जाएं, कमिश्नर बन जाएं, सभी बड़े सपने देखते हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप रात को सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आप जागते हुए देखते हैं। और इसी संदर्भ में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी कहा था कि आप सपने जो भी देखते हैं, आप उसको कर्म में बदले बिना आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ सपने तो देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए पर्यावरण जो हमारा होना चाहिए, गांव में माहौल उस टाइप का नहीं है। आज अंग्रेजी शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गई है शिक्षा जगत में, और ग्रामीण स्तर पे अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं आज भी संचालित नहीं हैं। शासन ने एक अच्छी पहल शुरू की है स्वामी आत्मानंद विद्यालय का संचालन करके, लेकिन आवश्यकता है कि स्वामी आत्मानंद विद्यालय का संचालन तो करें, लेकिन सभी विद्यालयों को स्वामी आत्मानंद के स्तर पर लाने के लिए प्रयास करें, तो सारे अभिभावकों के या सारे बच्चों के सपने बुलंद हो सकते हैं। लेकिन जहां तक ये बात आती है, आज के वातावरण में, परिवेश में, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हमारे जो बच्चे हैं नेचुरल एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, सभी कृत्रिम मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं। माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे 100 में 100 नंबर लाएं, इसके लिए बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहे हैं और पूरी कृत्रिम वातावरण में उनकी पढ़ाई चल रही है। उनकी व्यक्तिगत जो मानसिक स्तर है उसका विकास खुले वातावरण में नहीं हो रहा है, और इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। अगर बच्चा खुले वातावरण में, स्वच्छ विचारधारा में यदि वो नहीं पढ़ पाएगा, केवल किताबी ज्ञान दिन और रात रटने की क्षमता के बल पर यदि वो आगे की पढ़ाई कर भी लेगा, तो भविष्य में एक अच्छा मनुष्य, अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। तो हमें मानवता को अच्छी सीख देना है, तो थोड़ी सी नेचुरलिटी भी आवश्यकता है। जैसे कि मैं शासकीय विद्यालयों का पक्षधर हूँ, क्योंकि शासकीय विद्यालयों में, ठीक है, मैं मानता हूं कि प्राइवेट स्कूलों के समान पढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन वहां पे बच्चों को नेचुरल वातावरण में पढ़ने का मौका मिलता है। और हम सब ने देखा है, जाना है कि शासकीय संस्थाओं से भी ऐसे ऐसे छात्र जीवन में आगे बढ़कर कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक के पद पर भी पहुंचते हैं, कलेक्टर के पद पर भी पहुंचते हैं। और मैं कोई बहुत बड़े पद पर नहीं हूं, लेकिन मैं अपना भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। मैंने शासकीय विद्यालय से पढ़ाई की और आज मैं इस मुकाम पर हूं। इस मुकाम के पर पहुंचने से पहले भी मैंने 4 अन्य विभागों में, विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर रहा हूं, और जिला स्तर के अधिकारी के पद पर भी कार्य किया। असिस्टेंट डायरेक्टर के पद से रिजाइन देके शिक्षा के प्रति लगाव के कारण मैं जो है महाविद्यालय में प्रोफेसर का दायित्व ग्रहण करने के लिए आया हूं। तो मैं चाहता हूं कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हम थोड़ा सा नेचुरल वातावरण, और अभी हमारे जो छात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल से बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सारी पढ़ाई मोबाइल से हो रही है, उनकी ब्रेन पावर जो है व्यक्तिगत रूप से कम होती जा रही है। तो इसको सुधार करने के लिए थोड़ी सी समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, और शासन स्तर से भी कुछ ऐसे प्रयास हों तो ज्यादा उचित होगा।
ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जो सरकारी स्कूल हैं उसकी अपनी महत्ता है। मेरे से किसी ने कभी पूछा कि आप इतने जुझारू और संघर्षशील कैसे हैं, तो मैंने कहा कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसकी क्लास की टाट पट्टी जो है दूसरी क्लास के लोग ले जा लेते थे। तो हम लड़के लोग देखते थे कि हमारी इस क्लास की टाट पट्टी जो है वो कहाँ गई, तो हम उसमें निशान लगा के रखते थे। फिर हम लोग दूसरी क्लास में जाते थे और बाकायदा जैसे समुद्र मंथन में खींचातानी होती है, फिर हम अपनी टाट पट्टी खींच के लेके आते थे। तो पता चला कि अपनी अधिकारों के लिए हम लोग अपनी क्लास में ही अभाव से ही जो है वो धीरे धीरे संघर्ष करना सीखे। तो सरकारी स्कूलों में, पर सवाल ये भी है कि सरकारी स्कूलों में तनख्वाह सबसे ज्यादा मिलती है, सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड शिक्षक होते हैं, बावजूद इसके सरकारी स्कूलों में जिस तरह का कई स्तर होना चाहिए वो नहीं होता। और प्राइवेट स्कूल आजकल जो विज्ञापन आप देखते होंगे, प्राइवेट स्कूल इस तरह का विज्ञापन करते हैं कि हमारे कमरे एसी हैं, हमारी गाड़ियां जो बसें एसी हैं, हमारी सारी चीजें जो है एसी है। पढ़ाई कैसी इसके बारे में कम बात होती है। और एक अनुभव अभी हम लोग और गुजरे, पता नहीं, मैं आप लोगों से सबसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बच्ची, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, वो बच्ची की माता मेरे पास आई और उसने कहा कि वो मेरी बच्ची उस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल से मेरी बच्ची को निकाल रहे हैं, तो आप हमारी मदद कीजिए। तो मैंने पूछा कि आप मेरे पास क्यों आए? बोले मेरी बेटी बता रही थी कि सामने वाले अंकल एक बार उस हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट बन के आए थे और हमको इनाम दिया था, तो वो स्कूल वाले आपको जानते हैं इसलिए हम आपके पास आए। मैंने स्कूल वालों से बात की, फिर मैंने जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात की। एक नया चलन चला अभी स्कूलों में, वो ये है कि 10वीं जो 9वीं में बच्चा पढ़ता है, वो बच्चे को अगर वो बोर्ड में जाना है, अगर वो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, तो अभिभावक पे स्कूल इतना दबाव बनाता है कि हम इसको पास का सर्टिफिकेट देते हैं, आप इसका टीसी निकालिए। क्यों? क्योंकि ये 10वीं में यदि हमारा रहेगा तो हमारा रिजल्ट खराब करेगा। और इतना प्रेशर है कि अभी मैंने वो केस किया, चूंकि हमने खबर चलाई तो बाल आयोग ने उस पर केस किया है। ऐसे बहुत सारे स्कूल मिले जो बच्चों को 9वीं में और 11वीं में कहते हैं कि हम आपको पास का सर्टिफिकेट देंगे, आप इसको ले जाइए, नहीं तो हम फेल कर देंगे, फिर एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तो अभिभावक लोग जो हैं, और खास करके जो सीबीएसई बोर्ड में, ये आपको शायद नहीं पता होगा लोगों को कि अगर 9वीं क्लास में जब बच्चा पढ़ता है तो उसका फॉर्म उसी समय भरा जाता है 10वीं बोर्ड का, और जो 11वीं में होता है उसका फॉर्म भरा जाता है, तो उसका स्कूल चेंज करना मुश्किल है और उसी के उसी शहर में नहीं होता, फिर उसको सीबीएसई से सीजी बोर्ड में जाना पड़ता है। ये स्टोरी हमने बड़े पैमाने पे चलाई और अभी उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने एक पहल की, तो ये एक घटना मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। हमारे साथ में दीनदयाल यादव जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी शिक्षा को लेकर अपनी बात संक्षेप में कहें। हम जिस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन को लेकर चर्चा हो रही थी, तो उसी कड़ी में मैं भी बोलना चाहूँगा कि आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है, और इनको लेकर के हम छत्तीसगढ़ के किसानों ने एक विचार किया, एक सपना देखा, और हमारी एक मंशा भी थी कि क्यों नहीं एक किसानों का भी एक किसान स्कूल हो। और हम छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहनों ने मिलकर एक किसान स्कूल की संरचना किया, किसान स्कूल खोल लिया, और हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत देश के अन्य राज्य, यहाँ तक कि भारत के जो जैविक कृषि राज्य सिक्किम, जिस तर्ज पे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी की संकल्पना को लेकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे लाने की उनकी मंशा है, उसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी एक मंशा है कि कृषि के क्षेत्र में किसानों की आय दोगुनी हो। इन दोनों चीजों को लेकर के, और पर्यावरण को बचाने, मिट्टी को बचाने, जल जंगल और जमीन, इन सारी बातों को लेकर के हम किसान मिलके किसान स्कूल खोले हैं। क्योंकि ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला का जो किसान स्कूल है, ये हमारे भारत का पहला किसान स्कूल है जो किसानों द्वारा संचालित होती है। जी, तो मैं किसान स्कूल में ये जो किसान आंदोलन था, इसका पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे क्या? ये जो 3 बिल के लिए किसानों ने इस देश को एक नई राह दिखाई कि लोगों को लग रहा था कि पता नहीं अब आंदोलन कभी होंगे कि नहीं होंगे,
पर 3 कृषि बिल आए और किसानों ने पूरे देश में आंदोलन किया, तो क्या इस तरह की चीजें भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल होगी क्या? जी, हमारा जो पाठ्यक्रम में एक है कृषक अधिकार को लेकर के, फार्मर राइट्स। तो हम किसानों का भी एक अधिकार है। जैसे सरकार अभी समर्थन मूल्य पे धान खरीदी करती है, जैसा धान हम उगा रहे हैं, सरकार तय करती है उसकी कीमत। मतलब हम एक लाइन में बोलते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भाई, हम जब हमारे किसान भाई उत्पाद करते हैं, वो बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, कितना में बिक्री करेंगे, कहाँ करेंगे, उसका निर्धारण किसान करना चाहिए। लेकिन आज जस्ट विपरीत हो रहा है, किसानों का उत्पाद का समर्थन मूल्य सरकार करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। तो हम किसानों को भी आपसे जो मतभेद है वो संगठन की आवश्यकता है। और हमारा एक विषय भी है फार्मर राइट्स, कृषक अधिकार को लेकर के। और निश्चित तौर से सर, हमारा किसान, हम आपसे एक संगठन, किसानों का भी संघ हो, किसानों का संगठन हो, और किसान संगठन को लेकर के हमारा प्रयास जारी है। जी, तो अभी हमने जब जांजगीर जिले का एक हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी फिल्म दिखा रहे थे, तो हम कह रहे थे कि जांजगीर जिला जो है धान उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है। तो निश्चित रूप से यदि यहाँ किसान स्कूल खुलता है और किसान स्कूल चल रहा है, तो ये हमारे लिए भी एक नई जानकारी कि जांजगीर जिले से किसान स्कूल प्रारंभ हुआ है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, धन्यवाद मिश्रा जी।